गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विलियन चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अनादर्श विलियन के प्रकार। पिछले विलियन में हमने आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन इनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं अनादर्श विलियन के प्रकार। तो अनादर्श विलियन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। तो हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, जब हम विलियन बनाते हैं तो विलियन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। इन दोनों घटकों के मिलने से विलियन बनता है। तो विलियन के बनने से पहले अगर मैं विलेय की बात करूंगा तो विलेय के कणों का विलेय के कणों के साथ बल लग रहा है, और विलायक की बात करूंगा तो विलायक के कण दूसरे विलायक के कण के साथ क्या हुआ है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जब विलियन बन जाएगा तो विलियन में जो अंतराणु का आकर्षण बल लगेगा या जो ससंजक बल लगेगा वो किस किस के बीच में लगेगा, विलेय और विलायक के कणों के बीच में। विलेय और विलायक के कणों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, विलियन बन गया। अब देखिए, पहला जो पॉइंट है वो यहीं से निकल के आता है कि ऐसे विलियन जिनमें विलेय विलेय और विलायक विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान जो है वो विलेय विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मान से कैसा होता है, अधिक होता है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। यहां जो बल लग रहा है वो किस किस के बीच में लग रहा है, ये लग रहा है विलेय विलेय के बीच में, और यहां जो बल लग रहा है वो किस किस के बीच में लग रहा है, ये बल लग रहा है विलायक विलायक के बीच में। तो मैं ये कहूंगा कि विलेय विलेय और विलायक विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान जो है वो विलेय व विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मान से अधिक होता है। क्या कहलाता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट समझिए आप, आकर्षण बल की बात करी मैंने यहां। दूसरा पॉइंट देखिए, देखो इन दोनों के मध्य बल कैसा लग रहा है, ज्यादा, और इन दोनों के मध्य बल कैसा लग रहा है, कम, ठीक है। तो यहां इनके जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, पास पास होंगे, क्योंकि इनके मध्य लगने वाला बल कैसा है, अधिक है। जबकि इनके जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि इनके मध्य लगने वाला बल कैसा है, थोड़ा सा कमजोर है इसकी तुलना में। तो यहां पर कण दूर दूर है, यहां पर कण कैसे है, पास पास है। तो देखिए, अगर मैंने 2 लीटर विलेय को 10 लीटर विलायक में मिलाया तो आयतन कितना आना चाहिए, 12 लीटर, ठीक है। 2 लीटर विलेय लिया मैंने और 10 लीटर विलायक लिया तो आयतन 12 लीटर आना चाहिए, लेकिन यहां पर आयतन जो है वो 12 लीटर से अधिक आएगा। कारण सुनिए, कारण ये हुआ कि विलेय विलेय के कण पास पास हैं, विलायक विलायक के कण भी पास पास है, लेकिन विलियन में विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, और वो आकर्षण बल हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है कैसा होता है, कम होता है। कम होगा तो अणु कैसे जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि विलियन का जो आयतन है वो विलेय व विलायक के आयतन की तुलना से अधिक होता है। दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं यहां, इन विलियनों का आयतन विलेय प्लस विलायक के आयतन से कैसा होता है, अधिक होता है। अर्थात मैं ये लिख सकता हूं
अर्थात क्या हुआ, आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगला सुनिए, तीसरा जो पॉइंट है, देखो जब हम विलेय और विलायक को परस्पर मिलाएंगे, आपस में मिलाएंगे और मिलाकर विलयन बनाएंगे, तो उस दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात ये जो विलयन होते हैं ये ऊष्मा शोषी प्रकृति के होते हैं। उसका कारण भी आप सुनिए, इन दोनों के मध्य बल अधिक है, यहां भी बल अधिक है और यहां पर बल कैसा है, कम है। तो बल यहां कम है, यहां अधिक है, तो जब विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे या विलेय और विलायक के मध्य आपस में बल बनेगा, बंध बनेगा, तो सबसे पहले ये बंध टूटेंगे आपस में। विलेय का विलेय के साथ बंध टूटेगा और विलायक का विलायक के साथ बंध टूटेगा। बंध के टूटने के बाद ही विलेय और विलायक आपस में मिलकर बंध बनाएंगे। तो टूटने वाले बंध कैसे हैं, मजबूत है। इन बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो कहां से प्राप्त होगी, विलयन में से ही प्राप्त होगी और विलयन की ऊष्मा कम हो जाएगी, फलस्वरूप विलयन ठंडा हो जाएगा। अर्थात विलयन जो है वो कैसा होगा, ऊष्मा शोषी प्रकृति का होता है। और ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए हम लोग डेल्टा एच का जो मान है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लिखते हैं। तो तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये विलयन ऊष्मा शोषी प्रकृति के होते हैं। अर्थात ऊष्मा शोषित क्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच जो होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट क्या हुआ कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ऐसे विलयन दर्शाते हैं जहां पर विलेय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान जो है वो विलेय व विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मान से कैसा होता है, अधिक होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इन विलयनों का जो आयतन होता है वो विलेय और विलायक के आयतन से अधिक होता है। तो विलयन में से अगर हम विलेय और विलायक का आयतन घटाएंगे तो कोई ना कोई धनात्मक राशि हमारे पास आएगी। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये विलयन जो होते हैं वो ऊष्मा शोषी प्रकृति के होते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट, इन विलयनों का जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आएगा उससे कैसा होगा, अधिक होगा। तो इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आता है उनसे कैसा होता है, अधिक होता है। तो चौथा पॉइंट आ जाएगा इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, अधिक होता है। कैसे अधिक होता है, देखो राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था, उस समय आपको ध्यान होगा क्या व्यंजक आए थे कि घटक ए का जो वाष्प दाब था वो कितना था, P नॉट ए एक्स ए के बराबर था, और घटक बी का जो वाष्प दाब था वो कितना था, P नॉट बी एक्स बी के बराबर था, और कुल जो दाब था P टोटल वो कितना था, PA प्लस PB के बराबर। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ये आदर्श विलयनों के लिए लिखी है, लेकिन यहां पर विलयन आदर्श नहीं है, विलयन कैसा है, अनादर्श है। हम अनादर्श विलयन का प्रकार ही पढ़ रहे हैं। तो यहां पर कुल दाब जो होगा वो राउल्ट के नियम से कैसा होगा, अधिक होगा। तो ये जो साइन आएगा यहां पर कैसा आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ये साइन भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन आएगा, और ये वाला साइन भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन आएगा। और वाष्प दाब अधिक होने के कारण इन विलयनों की जो वाष्पशीलता है वो कैसी होगी, अधिक होती है। तो मैं लिखता हूं लास्ट पॉइंट,
इन विलयनों की वाष्पशीलता अधिक होती है। अधिक होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जल प्लस अल्कोहल, जल के साथ मेथेनॉल मिलाओ, जल के साथ एथेनॉल मिलाओ, वो इसी प्रकार के विलयनों के उदाहरण हैं। एग्जांपल लिखा मैंने, एग्जांपल मेथेनॉल प्लस में जल या एथेनॉल प्लस में जल। ये विलयन हो गए राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, ये वीडियो आपके समझ में आ जाएगा, तो ऋणात्मक विचलन हमको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। केवल हमको कुछ शब्दों को चेंज करना है। जैसे यहां ये वाला चिन्ह है, इसको हम उल्टा कर देंगे, यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, यहां भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो साइन है सब उल्टे हो जाएंगे। वाष्पशीलता अधिक की जगह कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस समय हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको समझना भी आसान है, याद करना भी आसान है, क्योंकि धनात्मक है तो हर चीज ज्यादा हो रही है। यहां प्लस का निशान, यहां प्लस का निशान, ये सब ग्रेटर देन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफीय निरूपण की। तो हमने इस प्रकार से वक्र खींचा। ऐसा ग्राफ हमने पहले राउल्ट के नियम में पढ़ा था। इस अक्ष पर हमने ले लिया मोल अंश और इस अक्ष पर हमने ले लिया वाष्प दाब, ठीक है। ये जो अक्ष है, इस अक्ष पर माना घटक A जो है उसकी जो मोल भिन्न XA की वैल्यू कितनी है? 1, और घटक B की जो वैल्यू है मोल भिन्न, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसका अर्थ आप समझो। वैसे मैंने राउल्ट के लिए मैं बता दिया था कि इस अक्ष पर केवल और केवल घटक A उपस्थित है, घटक B उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार मैं यहां की बात करूं, यहां पर XA 0 हो जाएगा और XB कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, इस घटक पर वाष्प दाब है और इस घटक पर मोल भिन्न है। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, इस साइड जाने पर घटक A जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, और किसकी वैल्यू बढ़ रही है? घटक B की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे चलने पर घटक B की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर XA बराबर 1 है, यानी कि शुद्ध रूप से केवल घटक A उपस्थित है। यहां XA 0 है, इसका मतलब यहां पर घटक A उपस्थित नहीं है। इधर घटक B उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसकी मोल अंश कैसा है? 0 है, और यहां शुद्ध रूप से घटक B उपस्थित है। तो देखिए जरा, जैसे जैसे हम इधर चलेंगे, इधर चलने पर किसकी वैल्यू बढ़ रही है? A की बढ़ रही है या B की बढ़ रही है? ऐसे आ रहा है, यानी कि इधर हो रहा है। ये ऊपर जाने पर वाष्प दाब बढ़ता है और इधर आने पर मोल अंश बढ़ रहा है। कौन से घटक का? A का बढ़ रहा है या B का? देखो B यहां 0 है, और इधर आएंगे तो कैसे हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे जाने पर मोल अंश बढ़ रहा है, किसका? B का। और B का मोल अंश बढ़ने पर B का वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहां पर कितना हो गया? PB। बढ़ते बढ़ते यहां पर PB हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इस साइड की बात करी, इस डायरेक्शन की बात करी। जब हम ऐसे आएंगे, ऐसे आने पर घटक A की मात्रा बढ़ेगी, घटक A का मोल अंश बढ़ेगा, और ऊपर जाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। तो राउल्ट का नियम कहता है मोल अंश बढ़ने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। आपने पढ़ा है राउल्ट के नियम में ये। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, और बढ़ते 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 यहाँ कितना हो जाएगा? PA हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों अक्षों को मिला दूंगा, ये जो दोनों अक्ष मिल रही है, ये कुल दाब हो गया। कौन सा? PA प्लस PB, ठीक है। लेकिन ये जो विलयन है, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो यही जो अक्ष मैंने बनाई है, इन अक्ष से ग्राफ कुछ ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार से उठेगा। देखिए, ये अक्ष कुछ ऐसी होगी,
ये उठी हुई अक्ष जो है ये हमें क्या बता रही है, देखो एक्स भी समानुपाती है पीबी के, ये रही ये हमको इसके बारे में बता रही है। पीबी ग्रेटर देन हो गया किसके, पी नॉट बी एक्स बी के, क्योंकि ग्राफ ऊपर उठ गया है। मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या क्या लिखा, पीबी ग्रेटर देन हो गया पी नॉट बी एक्स बी के, ठीक है। इसी प्रकार ये वाली जो अक्ष है ये भी थोड़ी सी उठ जाएगी, और यहां पर ये आ जाएगा पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए के, ये हमको इसके बारे में बता रहे, इस अक्ष के बारे में। और ऊपर की जो अक्ष है ये जो उठी हुई है ये हमें तीसरी जो क्वेश्चन है टोटल दाब पीए प्लस पीबी से कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसलिए अक्ष थोड़ी सी ऊपर उठ गई है। तो मैं यहां लिखूंगा पी टोटल ग्रेटर देन हो गया किसके, पीए प्लस पीबी। ये ग्राफ है राउल के नियम से धनात्मक विचलन का, और ये इसके पॉइंट है, और ये दोनों इसके उदाहरण है, मेथनॉल प्लस जल और एथेनॉल प्लस जल। इस प्रकार से आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा।